हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दीक्षा शर्मा लाइफ विथ नॉलेज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप सभी के लिए BPAG 174 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या है आपको लेकर आई हूँ। और इसमें क्या हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम नोट देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के मार्क्स क्या है, हमें आंसर राइटिंग के बाद हमें जो मार्क्स मिलते हैं इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। क्योंकि अगर हमने इसको नहीं पढ़ा और हमने अपनी मर्जी से अगर कर दिए और हमने नहीं देखा और क्या दे रखा है एग्जाम पैटर्न, तो उसकी वजह से क्या है एग्जाम में मार्क्स भी हमारे कट जाते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका ये पढ़ना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम attempt any 5 of the following questions in about 500 words each. Selected at least 2 questions each sections. All questions carry equal marks. देखिए, सभी के मार्क्स क्या है, समान है। और आप सभी को क्या है, 2 सेक्शन होते हैं, उनमें से किसी में से 3, किसी में से 2 आपको आंसर देने ही होते हैं। ठीक है, आपकी वर्ड लिमिट 500 है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या है आपको अर्थ, आपको इसकी प्रकृति, अर्थ जो भी है इसको क्या है आपको बताना है। सतत विकास का अर्थ, मतलब अर्थ और स्वरूप बताना है। ठीक है, सतत विकास का। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको क्या है, जो आर्थिक विकास के जो आर्थिक घटक होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण जो, उसके बारे में आपको क्या है बताना है। आर्थिक घटक है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच आर इम्पोर्टेंट अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमेंट। इसमें क्या है आपको ये 3rd क्वेश्चन करना है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स इच। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, फिर रियो डिक्लेरेशन ऑफ ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर हम सेक्शन 2 है, इसमें अब हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या है, examine the interrelationship between sustainable development and food security। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम क्वेश्चन 8 और आखिरी देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स इच। इसमें है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारे आपके क्या है 8 जो क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अब हम देखेंगे हिंदी में। ठीक है, देखिए हम देखेंगे हिंदी में। आप सब पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे। BPAG 174 है सतत विकास। ये आप नोट पढ़ लेना। ठीक है, ये नोट पढ़ लेना ज़रूर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत विकास के अर्थ और स्वरूप की चर्चा कीजिए। ठीक है, जो देखो सतत विकास का पहले आपको अर्थ बताना है, फिर उसका स्वरूप किस प्रकार का है उसको बताना है। तो आपको हेडिंग को क्या है तोड़ लेनी है, इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। पहले आपको सतत विकास का अर्थ बताओगे, पहले सतत विकास का क्या है अर्थ बता के क्या है पॉइंट नंबर 1 बना के उसके बारे में क्या है आपको 2-2.5 पेज लिख देना। फिर आपको दूसरी हेडिंग बना के ये स्वरूप वाली, फिर आपको क्या है उसके स्वरूप के बारे में किस तरीके से मैंने बताया है आपको, जैसे तो स्वरूप क्या है उसकी आपको 2.5 पेज लिख देना है। तो आपके टोटल मिला के क्या है 5 पेज हो जाएंगे। और आपको क्या हेडिंग के थ्रू लिखेंगे तो आपके जो पेज हैं वो भी अच्छे से भर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या है आपकी आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है,
फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सतत विकास के आर्थिक घटकों का वर्णन कीजिए। इसमें सतत विकास के जो आर्थिक घटक हैं तो उनको क्या है आपको बताना है। सतत विकास के क्या है आर्थिक घटक, इनको आपको बताना है। तो इसमें देखिए इस जो घातीय युग होता है तो उसके बारे में बताना है। और जैसे जो उद्योग की जो भूमिकाएं होती हैं, जो रोल ऑफ इंडस्ट्री, उसके बारे में बताना है। फिर आपको क्या है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इसको बताना है, जो आर्थिक सततता है। ठीक है। फिर आपको जो इसके जो आर्थिक सततता है ना, तो इसी में आपको हेडिंग 2-3 देनी होंगी जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आपको बताना है जैसे जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर जो आर्थिक सिद्धांत और जो नीतियाँ होती हैं, इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी जो होती हैं, उनको बताना पड़ेगा। फिर जो चक्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है, सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है, उसको बताना। फिर इसको इन 3-4 हेडिंग को इनको बता देना है। फिर उसके बाद में क्या है आपको जो सतत विकास के जो सिद्धांत होते हैं, जो आजीविका होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर आप चाहे क्वेश्चन आपको जितने पूछ रहा है, जितनी वर्ड लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर देना। आपका जितना अगर आपका इतने में पेज भर जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अदरवाइज आपको क्या है जो सतत आजीविका होती है ना, उसके जो मूल सिद्धांत होते हैं, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो आप उसमें क्या है डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम इसमें मैं आपको इस तरीके से एक कुछ डायग्राम दे रखा होगा, तो उसको क्या है ये यहाँ पे आपको अपनी हेडिंग लिखनी होगी, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है सामुदायिक क्षमता निर्माण और मानव विकास दृष्टिकोण। सतत विकास के जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं और जो टिप्पणियाँ, तो उन पर टिप्पणी लिखनी है। तो जो सामुदायिक क्षमता निर्माण और मानव विकास के दृष्टिकोण, सतत विकास के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, टिप्पणी कीजिए। तो इनके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है। इसमें जो काफ़ी लंबा है तो मैं इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें कमेंट बॉक्स कर देना, कमेंट बॉक्स में क्या है आप लिख देना, तो मैं आपको क्या है आंसर दे दूँगी। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा को बताना है। और इसमें फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। ठीक है। तो इसमें जो वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा और पर्यावरण और विकास पर जो जियो घोषणा पत्र बना था ना, उसकी बताना है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के क्या है जो बीच में संबंध होता है, तो उसको बताना है। तो उसमें आपको वही बताना होगा। 1 मिनट भी क्या हो रहा है। देखिए जो खाद्य सुरक्षा जो है, इसमें आप कुछ हेडिंग है तो उनको हेडिंग को अगर आप लिखकर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे जो हरित क्रांति, जब देखिए जब बहुत ज़्यादा जो 1970 में क्या है जो नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने क्या है जो उच्च जो बीज मतलब जो हाइब्रिड जो बीज होते हैं, हाइब्रिड बीज जो होते हैं, जो बहुत सारे मतलब पहले क्या है एक देसी जो होगा वो उस पर 1 या 2 टमाटर उतरेंगे। अगर मान लीजिए वही हाइब्रिड होगा तो उस पर क्या है कम से कम 20-30 टमाटर उतरेंगे उस पर। इस तरीके से क्या है हाइब्रिड बीज का मतलब कि उस पर ज़्यादा उत्पन्न मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट है, उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन होगा। तो इसीलिए वो उन्होंने क्या है जो हाइब्रिड बीज थे ना, तो हरित क्रांति लाई थी खाद्य सुरक्षा के लिए। ठीक है। इसमें एक ये हेडिंग बन जाएगी। दूसरा जो जैव विविधता थी तो उसको क्या है लॉस ऑफ डाइवर्सिटी जो थी, बायोडाइवर्सिटी थी। और फिर हम देखेंगे पशुधन और मत्स्य क्षेत्र का क्या है रिक्तीकरण जो था, डिप्लेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड फिशरीज। तो इसमें क्या है इन सभी का देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या है उसकी जो हेडिंग और भी है। फिर मरुस्थलीकरण देखेंगे। और फिर उसके बाद में क्या है जो जलवायु जो परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में हम क्या है ये सारी हेडिंगें क्या है फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहली हेडिंग आप लिखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति में जिस तरीके से उन्हें जो नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने जो उच्च उपज देने वाली किस्मों के क्या है जो बीज होते उनको विकसित किया था, इसलिए उनको क्या है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। फिर दूसरी जो हेडिंग है उसमें क्या है जैव विविधता को नुकसान पहुंचाना।
उसको लिखना है। फिर पशुधन और मत्स्य जो क्षेत्र थे उनका जो रिक्तीकरण है उसका वो हेडिंग है। फिर उसके बाद में जो मरुस्थलीकरण है, उसके बाद में क्या है जलवायु पर, ये सारे क्या है आप इन हेडिंग का यूज़ करके क्या है आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो हरित प्रौद्योगिकियां हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हरित प्रौद्योगिकी की क्या है विशेषता और श्रेणियां। देखिए आपको इतना क्वेश्चन अलग रखना है और इतना अलग रखना है। पहले आपको क्या है इतने इसके बारे में जो हरित प्रौद्योगिकियां होती हैं उसकी क्या विशेषता है इसको बताना है। फिर आपको दूसरी हेडिंग बतानी है हरित प्रौद्योगिकी की श्रेणियाँ, फिर उसको क्या है आपको हेडिंग के थ्रू बताना है। ठीक है, तो आप इसमें जो हेडिंग पहले आपको इतने की हेडिंग देनी है, 1 मिनट की पैसे मिटाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले आपको इतनी की हेडिंग देनी है, तो हेडिंग नंबर पहले तो आपको लिखना है हरित प्रौद्योगिकी की विशेषता। फिर हेडिंग नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे कि जो उच्च दक्षता ऊर्जा और संसाधन का उपयोग जो होता है ना उसके लिए है। ठीक है, फिर एक हेडिंग ये बन गई उच्च दक्षता ऊर्जा संसाधन उपयोग, एक हेडिंग बनी। दूसरी है कम लागत है। और तीसरी है द्वितीयक जो प्रदूषक होते हैं ना गैर प्रजनन वो है। फिर फोर हेडिंग है नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है जो सामयिक का उपयोग। 5th है मानव स्वास्थ्य जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए है क्या है लाभकारी है। फिर अब इसको मिटा दीजिए। अब आपको क्या है देखिए हमने ये यहाँ तक इसकी जो हरित प्रौद्योगिकी है इसकी जो विशेषताएं हैं इनको हमने बता दिया है। अब जो श्रेणियां हैं अब आपको दूसरी हेडिंग बनानी है जो हरित प्रौद्योगिकी की क्या है श्रेणियां कौन सी हैं। अब आपको हेडिंग बना के हेडिंग नंबर 1 लिखनी है। उसमें क्या है आपको लिखना है निगरानी और जो मूल्यांकन प्रौद्योगिकियां, निवारण प्रौद्योगिकियां, जो उपचारी और पूर्ण चक्रणीय प्रौद्योगिकियां, नियंत्रण प्रौद्योगिकियां, ये सारी क्या है आपको इस श्रेणी में लिखनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है ये 4 हेडिंग है। ठीक है, 4 हेडिंग ये है, 4 हेडिंग है। इस तरीके से आपकी क्या है क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका रही है। तो इसमें भी आपको क्या है पहले तो जो 1992 में क्या है जो विश्व समुदाय कब आरंभ हुआ था इस तरीके से बताकर, फिर क्या है जो कोविड-19 में जो भी प्रॉब्लम रही थी जो महामारी आई थी तो उस तरीके से क्या है विश्व में जो मतलब जो भी नुकसान हुआ था पढ़ाई को लेकर वो सारी चीज़ों भी उसको ऐड कर देना है। उसके बाद में जो क्या है आपको फर्स्ट हेडिंग बनानी है ESD। ठीक है, इनकरेज सस्टेनेबल सोसाइटी। तो इसमें जो आपको हेडिंग बनानी है सतत समाज को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको दूसरी हेडिंग बनानी है सतत विकास के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य है पर्यावरण के बारे में उसका विकास करना। तो उस तरीके आप उस चीज़ को क्या है एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है ESD, फिर वही है आउटलाइन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी क्या है मैं जो बता रही हूँ इसकी क्या है इंग्लिश है। इसकी है रूपरेखा सतत विकास के सिद्धांत और कार्यों के एकीकरण को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो आपको क्या है इसकी मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। इसको एक्सप्लेन करना फिर से आपको क्या है ESD पर्यावरण विषयों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सारी हेडिंगों को क्या है यूज करके मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या आपको लिखना है हेडिंग नंबर 1। 1 मिनट रुकिए मैं ऐसे हेडिंग नंबर 1 लिखनी है। उसमें आपको लिखना है सतत विकास ESD सतत विकास समाज को क्या है प्रोत्साहित करती है। उसके बाद आपको क्या है लिखना है सतत विकास के लिए जो शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के बारे में ज्ञान का विकास करना, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद ESD की जो रूपरेखा है सतत विकास के सिद्धांतों और कार्यों के एकीकरण को क्या है प्रस्तुत करती है। फिर आपको लिखना है ESD पर्यावरण विषयों और मुद्दों पर क्या है ध्यान केंद्रित करती है। ये सारी हेडिंगों का यूज करके क्या है आपको जो शिक्षा की जो भूमिका रही है उस चीज को क्या है आपको इसमें बताना है। ठीक है, सतत विकास में जो शिक्षा की भूमिका रही उस चीज़ को आपको इसमें बताना है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं और लास्ट। इसमें है वैकल्पिक संसाधन। वैकल्पिक संसाधन जो होते हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। फिर जो है सामूहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां जो होती हैं, तो वैकल्पिक संसाधन जो होते हैं उसमें बायोडिग्रेडेबल जो होता है और पुनर्चक्रणीय, ऊर्जा रक्षक और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षक। और ये सारी हेडिंग क्या है, आपको 4 हेडिंग है, बायोडिग्रेडेबल, पुनर्चक्रणीय, ऊर्जा रक्षक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक। ये सारी हेडिंग क्या है आपको यूज करने, यही आपका क्या है आंसर है इसका क्या है आंसर है। अब इसकी है सामूहिक लेकिन विभेदित। सामूहिक लेकिन जो विभेदित जिम्मेदारियां होती है ना, फिर आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, जो सामूहिक लेकिन विभेदित जो जिम्मेदारियों का सिद्धांत है, इस चीज़ को क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए तो आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई मेन हेडिंग है नहीं जिसको मैं आपको बता सकूं। इसमें क्या है आपको पैराग्राफ की तरह इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके खुद ही हेडिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने सभी को क्वेश्चंस को देख लिया है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।